चलिए अब बातचीत करेंगे हम हमारी जो केवाईसी की कंपनी है उसका नाम है आइशर मोटर्स, लेकिन उसके कमर्शियल व्हीकल डिवीज़न जो वॉल्वो के साथ जेवी है उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान है विनोद अग्रवाल जी, जो VECV के MD एंड CEO। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी सर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत। और स्पेशल डिवीज़न पे हम लोग बात करेंगे, तो बताइए सर कैसा कामकाज चल रहा है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल वालों के लिए भी एक बड़ी खबर भी चल रही थी, मैं उस पर भी आपका रिएक्शन लूँगा, जो कि एक नया कानून बनना था लेकिन अभी थोड़ा सा उसको अभ्यास में डाल दिया गया है। लेकिन पहले दूसरी बातें कर लेते हैं। कैसा सर PLI का क्या सिस्टम है, आप लोगों का कितना फ़ायदा उससे हो रहा है? दूसरा, कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स या आउटलुक है 2024 के लिए कम से कम, वो कैसा दिख रहा है? अगर आप सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के आउटलुक के ऊपर बात करते हैं अगर, तो अभी तक पहले 9 महीनों में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो इंडस्ट्री है उसमें 3.5 टन एंड अबव की जो इंडस्ट्री है उसमें 8% की ग्रोथ हुई है। और अगर उसको इंडस्ट्री को आगे फर्दर सेगमेंट्स में आप ब्रेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है बसेज में। बसेज में ग्रोथ इस साल अभी 31% की ग्रोथ है इस साल 9 महीनों में, उससे पिछले साल के 9 महीनों में। और हैवी ड्यूटी ट्रक्स में ग्रोथ हुई है 12% की। और जो लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स हैं उसमें इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी गिरावट है 2-3% की। तो ओवरऑल में 8% की ग्रोथ है। और उसमें 8% के अंदर एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखते हैं तो एक्सपोर्ट्स में 15% की गिरावट है। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री की ग्रोथ वो सप्रेस हुई है, वो एक तो एक्सपोर्ट्स में गिरावट है और एक लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स की जो ग्रोथ है वो आप स्टैग्नेंट कह सकते हैं। परंतु हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है जो बसेज में और हैवी ड्यूटी ट्रक्स में। तो ओवरऑल इंडस्ट्री की सिचुएशन अच्छी ही है, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स जिनके कारण से कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ऊपर जाती है, वो फंडामेंटल फैक्टर्स में एक तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा रोल होता है। इकोनॉमी इंडिया की जो है वो अच्छी चल रही है। हमारा आउटलुक भी अच्छा है कि आगे भी अच्छी चलेगी, क्योंकि अगर GDP $3.7 ट्रिलियन है अभी, और $3.7 ट्रिलियन से वही पूरी उम्मीद है कि इंडिया की GDP जो है 5 ट्रिलियन या $7 ट्रिलियन हो जाएगी 3 से 5 साल में अगले। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो CB इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो दूसरा जो फंडामेंटल फैक्टर होता है ग्रोथ का, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके कारण से आपको वहाँ पे भी अच्छा है CB इंडस्ट्री के लिए। अगर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो अच्छा होगा। और तीसरा होता है रिप्लेसमेंट डिमांड। रिप्लेसमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि जो नए ट्रक्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के ट्रक्स हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के ट्रक्स बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत एफिशिएंट हैं, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, उसमें टर्न अराउंड टाइम कम है, इंजन की हॉर्स पावर अच्छी है। तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो बेहतर प्रोडक्टिविटी डिलीवर करते हैं। तो इसके कारण से तीनों फैक्टर जो है फंडामेंटल फैक्टर, ये पॉजिटिव है। तो इसलिए जो इंडस्ट्री की आउटलुक है वो अच्छी ही है। अब इंडस्ट्री के अंदर अगर आप VECV का परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस से थोड़ा और बेटर है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री 8% से ग्रो करी है तो हम लोग 12% से ग्रो करेंगे 9 महीने में। और इसके कारण से हमारे मार्केट शेयर्स सर ऐसा सभी क्यों? आप ग्रो। इंडस्ट्री से बेटर कैसे कर पाते हैं? इंडस्ट्री से बेटर इसलिए कर पाते हैं, एक तो हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एक हमारे नेटवर्क में हम और एडिशन कर रहे हैं, और चैनल पार्टनर्स हैं, और नए प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो जो कस्टमर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो आइशर का ट्रक खरीदें। तो इसके कारण से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की प्रेफरेंस में आते हैं हम, तो उसके कारण से हमारा मार्केट शेयर इंप्रूव होता है। ओके सर, दो चीज़ें मुझे आपसे समझनी। एक तो ये कि जो बसेस है दो तरह की हम लोग देखते हैं, एक बहुत लॉन्ग रूट वाली बसेस होती है जो लंबी दूरी के लिए चलती है ट्रेवल में, और दूसरी जो आजकल सरकार बहुत खरीदती है, सिटी में चलाती है, लो फ्लोर की बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस। और दूसरा जो आपने कहा ट्रक वाले में, तो हैवी ड्यूटी ट्रक माइनिंग से बहुत कनेक्टेड इंडस्ट्री हम लोग देखते हैं कि अगर उधर बहुत अच्छी ग्रोथ है तो इधर भी ग्रोथ होती है। इन दोनों पर आउटलुक बताइए सर। देखिए, जो बसेज में 3-4 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे बड़ा सेगमेंट है बसेज में स्कूल्स के लिए। जो स्कूल की बसेज है, अ, वो पूरी बस मार्केट का अराउंड 30 से 35% होता है। तो स्कूल की बसेज की डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो स्कूल्स का भी सीजन भी होता है,
अभी ये जनवरी फरवरी से शुरू होता है वो फिर जून जुलाई तक चलता है, क्योंकि जब नया सेशन स्टार्ट होता है ना उस समय पे इसकी एडिशन होती है स्कूल में। तो स्कूल्स का सीजन अच्छा चलता है। पिछले साल भी स्कूल्स ने काफ़ी बसें खरीदी हैं पूरी इंडस्ट्री में, और इस साल भी अच्छी उम्मीद है। दूसरा सेगमेंट होता है जो विद इन सिटी मूवमेंट होता है, इंट्रा सिटी, जब आपने बोला कि जैसे फ्लोर की बसेज हैं जहाँ सिटी के अंदर जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलती हैं, तो वो होता है। और तीसरा होता है इंटरसिटी का। इंटरसिटी का जो जिसमें आपको लंबे डिस्टेंसेज भी होते हैं, जहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स जो इंटरसिटी में विद इन द स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट के स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स है वो बसें खरीदते हैं। तो ये 3-4 तरह के। और चौथा होता है टूरिस्ट सेगमेंट। टूरिस्ट सेगमेंट इतना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा सेगमेंट है। अब ये चारों सेगमेंट अभी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि कोविड में सारे सप्रेस्ड थे जे, और कोविड जब हो गया तो अभी चारों सेगमेंट्स में डिमांड अच्छी हो रही है। और जैसा कि ग्रोथ मैंने बताया कि 31% की ग्रोथ है पहले 9 महीनों में, तो हमारी उम्मीद यही है कि जो बस की इंडस्ट्री है वो एक नया पीक जो है वो टच करेगी इस साल में, फाइनेंशियल ईयर 24 में। और हैवी ड्यूटी ट्रक्स अभी भी पहले जो पीक की जो इंडस्ट्री का साइज था 2018-19 का, उससे अभी भी उसके बराबर ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंच जाएगी, थोड़ा सा अभी भी उससे थोड़ा कम रहेगी। और जो लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स है, जिसमें मैंने बोला थोड़ा स्टैग्नेंसी है या थोड़ा मामूली सा ड्रॉप है, वो ऑलरेडी पिछले साल ही पीक पे पहुंच गई थी, इसीलिए उसमें बिकॉज ऑफ बेस इम्पैक्ट उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। और एक्सपोर्ट की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली साउथ एशिया की मार्केट्स हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इन सब जगह पे फॉरेन एक्सचेंज के कारण से, फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी, और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उसके कारण से एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़ी सुस्त है। विनोद जी, ये वाली जानकारी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग दी कि 35% मार्केट स्कूल बसेस का है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। जबकि मुझे ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा बच्चे या तो पर्सनल व्हीकल से जाते हैं या उनको कोई छोड़ने जाता है कार से, उसके बावजूद 35% बस की डिमांड स्कूल सेगमेंट से आती है। इट्स रियली वेरी वेरी बिग नंबर। सर ये बताइए, पीएलआई का कितना फ़ायदा आप लोग ले पा रहे हैं और ये स्कीम कितनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए? मैं पीएलआई के लिए इंडस्ट्री की तरफ से आपको मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव देता हूँ। जो पीएलआई जो स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, इसमें जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए थी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए थी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए है। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जहाँ हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए है। तो उसमें गवर्नमेंट का स्कीम यही था कि उसमें उन्होंने तीन फंडामेंटल फैक्टर्स रखे थे। एक तो उसमें फैक्टर था कि आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है नई टेक्नोलॉजी के लिए। तो उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफाइन किया था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑटो इंडस्ट्री अगर इसमें पीएलआई का बेनिफिट लेना चाहती है तो 5 साल में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और उसमें 2000 करोड़ का फिर उन्होंने ईयर बाय ईयर डिवाइड करके दिया था कि पहले साल में 300 करोड़, दूसरे साल में कुमुलेटिव 800 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, ऐसे करते करते 5 साल में 2000 करोड़ होना चाहिए, तभी आपको जो पीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा उन्होंने बोला था कि जो नई टेक्नोलॉजी से आपकी जो सेल होगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल है, उसमें आपका टर्नओवर मिनिमम 125 करोड़ होना चाहिए और हर साल 10% वो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसलिए आप अगर वो करते हैं तो आपको जो इंसेंटिव मिलेगा। और तीसरा उसमें था डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का, कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है उसमें कम से कम 50% होना चाहिए। और अब तीनों चीजें अगर कंडीशंस मीट करते हैं आपको, तो आपकी जो नई टेक्नोलॉजी की सेल होती है उसमें आपको इंसेंटिव मिलता है। वो 14% से लेके 16% तक इंसेंटिव अमाउंट आपको मिल सकता है। तो उसमें जो पहले पीरियड था 2022-23 से लेके 2026-27 तक था, 5 साल पीरियड जो डिफाइन किया था। अब उसको गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके मुताबिक ये जो पीरियड है उन्होंने 1 साल एक्सटेंड कर दिया है। अभी वो 2022-23 की बजाय 2023-24 से लेके 2027-28 तक कर दिया। उसका कारण ये है कि जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 50% जो कैलकुलेट करना था, उसमें काफी क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए थे। उसमें कैसे उसको वेरीफाई करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसमें काफी टाइम लगा उसको सेटल करने के लिए। तो उसके कारण से वो 2022-23 में उसका किसी का भी वो जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अब अगर वो वेरिफिकेशन नहीं होता है तो किसी को वो इंसेंटिव क्लेम नहीं कर सकते। तो इस कारण से 1 साल का इंसेंटिव जो कंपनियों को नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने वो पीरियड को अभी 2023
से लेके 27 तक कर दिया, जिसके कारण से जो इंसेंटिव 5 साल तक मिलता रहेगा। जी, तो ये अच्छी चेंज किया है गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्री के सुझाव को माना उन्होंने। बिल्कुल। और सर, इंडस्ट्री का एक और सुझाव माना है। एक चूँकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, ये सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत एक कानून ये बना है कि जो भी व्हीकल से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको छोड़ के भाग जाने की बजाय ड्राइवर को उसको आसपास के हॉस्पिटल में ले जाए और अथॉरिटीज़ को सूचित करें। अदरवाइज़ उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट होगा और 10 लाख तक का जुर्माना। इसका बहुत विरोध हुआ, कुछ जगहों पे ट्रकर्स हड़ताल पे भी गए, लेकिन बातचीत से शायद ये मामला सुलझ सकता है। फिलहाल के लिए वो उस कानून को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये तो हुई खबर, और अभी सब कुछ नॉर्मलाइज है। एज एन इंडस्ट्री वेटरन, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ये कानून ठीक है, नहीं ठीक है? नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का है वो तो अच्छा ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर एक्सीडेंट में किसी की अगर डेथ होती है तो उसमें उसको इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने एक्सीडेंट वो किया है तो उसको रादर देन भागने की बजाय उसको रोक के उसको वो करना चाहिए, इलाज उसका जो हॉस्पिटल में लेके। पर उसका जो दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जो ड्राइवर्स लोग कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम उसमें रुक जाते हैं तो उसमें जो पब्लिक जो है वो उनको गुस्से में आ जाती है, वो अगर मारपीट करती है अगर, तो ड्राइवर की अगर डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए उनको भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो उनकी दोनों तरफ से मतलब सही है बात है। और गवर्नमेंट उसके लिए अभी अच्छा हल मेरा ख्याल निकाला उन्होंने कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अगर इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस को कि ये ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो फिर वो सजा जो है वो उस हिसाब से नहीं होगी। और अभी गवर्नमेंट और ट्रकर्स की जो बातचीत हुई है वो मेरा ख्याल बातचीत कामयाब रही है, और अभी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ हो रही है, जो हो गई। तो ये अच्छी बात है, परंतु ऑब्जेक्टिव दोनों के अपनी अपनी जगह पे सही हैं, तो आई एम जी, श्योर उसमें मिलके कोई ना कोई हल तो निकालेंगे। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों पक्ष में लॉजिक है। सरकार का उद्देश्य इस कानून के तहत कि कम से कम एक्सीडेंटल डेथ हो और लोगों की जान बचे। कई बार ऐसा होता है कि छोड़ के भाग गया आदमी, पड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो गई, वो भी नहीं होना चाहिए। और ट्रकर्स की भी बात सही कि अगर वो मौका वारदात पे पकड़े गए तो लोगों का गुस्सा फिर रुकता नहीं है। ये भी एक सच्चाई। तो समाज को भी सोचना पड़ेगा कि अब वो भी अपनी धारणा बदले कि अगर एक्सीडेंट हो ही गया बाई चांस, कोई नहीं चाहता कि हो, लेकिन हो ही गया है, तो उसको कम से कम मारपीट ना करें और उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि अच्छा मुझसे गलती हो गई है, चलो मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। इसके बारे में दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा। दोनों की बात लॉजिकल है इसमें। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद